एक ऐसा राजनेता जो सरकार के द्वारा किसानों के हित में पेश किए जा रहे विधेयक के विरोध में लेजिस्लेटिव काउंसिल से वॉकआउट कर जाता है और ऐसा करने वाला वो पहला नेता होता है। एक ऐसा राजनेता जिसके बजट भाषणों को पढ़ने के लिए अखबारों के दफ्तरों के आगे लोगों की कतारें लगा करती थी। एक ऐसा राजनेता जिसे इस देश के तकदीर को तय करने वाले गांधी और जिन्ना दोनों अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोपाल कृष्ण गोखले की। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के अध्यक्ष और उदारवादी धड़े के नेता गोपाल कृष्ण गोखले की। इनके जीवन के 3 से 4 वाक्यों को मैं आपको आज सुनाऊंगा। मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक दौर था जिसमें ये सदस्य हुआ करते थे। उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब ब्रिटिश हुकूमत ने एक बजट पेश किया, एक प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि किसानों से उनके जमीन पर स्वामित्व के अधिकार को छीन लेना चाहिए, तो इस पर गोखले के राजनीतिक गुरु फिरोज शाह मेहता विरोध कर दिए। उन्होंने कहा कि एक भारतीय किसान के जीवन में है ही क्या, कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ सूखे फूल, कुछ चांदी के गहने और साथ में पान सुपारी, जिनके सहारे वो अनथक शर्म के बीच जिंदगी के त्योहार मनाता है। गोखले ने कहा कि अगर ब्रिटिश हुकूमत बहुमत के बल पर इसे पास करवाती है तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल से वॉकआउट कर जाएंगे। ये खबर इतना सनसनीखेज था कि उस वक्त के द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंग्लिश एडिटर ने लिखा कि इस गुस्ताखी के लिए इन सभी विरोध करने वाले नेताओं को से इस्तीफा ले लेना चाहिए। उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1 साल बाद एडवर्ड लॉ एक बजट लेके आते हैं और उस बजट में 7 करोड़ बचत को दर्शाते हैं। इसके विरोध में गोपाल कृष्ण गोखले अपने आंकड़ों के धार से यह साबित कर दिखाते हैं कि ये जो 7 करोड़ का बचत हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि अकाल के वक्त भी सरकार किसानों से लगान लेती रही। सरकार ने ये तो दिखा दिया कि ना उन्होंने बचत किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे किया है, कितने किसानों के कब्र को खोद कर किया है। सरकार राजस्व में इजाफा केवल गिन रही है, लेकिन उसके सच्चाई से अनभिज्ञ है। गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक ओपन यूनिवर्सिटी में बदल दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जिस देश के, जिस आवाम के भाग्य का अब विधाता बन रहे हैं, उस विधि का निर्माण इन 4 दीवारों के बीच और अंग्रेजी हुक्मरानों के सामने नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों के सामने होना चाहिए जिन लोगों का आप भविष्य निर्माण करने की बात कर रहे हैं। आप गोखले के खौफ को जानो पहले, उसके बाद में उनके अगले वाक्यों से आपको परिचित करवाऊंगा। गोखले का खौफ ऐसा था कि उस वक्त के वायसराय मिंटो, माफ कीजिएगा मैं लॉर्ड मिंटो नहीं बोलता हूं, मैं लॉर्ड शब्द नहीं लगाता हूं, क्योंकि ये मेरा निजी विचार है कि लॉर्ड का अर्थ होता है भगवान, और मैं इन अंग्रेजों को, इन अंग्रेजी कर्मचारियों को अपने देश का, अपने मुल्क का और अपने मुल्क के आवाम का भगवान नहीं मानता। इसलिए मैं इन सभी अंग्रेजी कर्मचारियों के नाम के आगे हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी जुबान और मेरा कलम कभी भी लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल ना करे। तो उस वक्त के वायसराय मिंटो 1910 में कार्लिन नाम से एक व्यक्ति को गृह सचिव बनाने का पेशकश करते हैं और कहते हैं कि मुझे खबर मिली है कि इस बार के बजट भाषण में गोखले सरकार की धज्जियां उड़ाने वाला है। गोखले का खौफ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एडवर्ड लॉ बोलते हैं, भरी लेजिस्लेटिव काउंसिल में खड़े होकर स्पीकर से बोलते हैं, स्पीकर महोदय, जब ये गोखले खड़े होते हैं कुछ बोलने के लिए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों साल के अभ्यास के बाद ये मातम मनाने का अभ्यास कर रखे हैं और उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गोखले को हमारे इस लोक कल्याणकारी सरकार के भलाई के बारे में नहीं दिखता, उनके द्वारा किए जा रहे अच्छाइयों के बारे में नहीं दिखता है। ये ऐसा कानूनी रुदन करते हैं कि पूरा माहौल मातम में गमगीन हो जाता है।
अब मैं आपको गोखले के उस वाक्य की तरफ ले चलता हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। 1912 ईस्वी का दौर था। गोखले एक भारतीय बैरिस्टर के बुलावे पर अफ्रीका जाते हैं और वो भारतीय बैरिस्टर भी जब भारत आया तो सबसे पहले गोखले से मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले भी महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक शिष्य मानते थे। गोखले ने गांधी को एक ही सलाह दिया। गोखले ने कहा कि अगर इस महादेश की सच्चाई को जानना है तो ना किसी अखबार से, ना किसी किताब से, ना किसी नेता के मुंह से, इस देश को जानना है तो रेलवे के तीसरे दर्जे डब्बे पर बैठ करके पूरे भारत का भ्रमण करो और खुद महसूस करो, देखो और जानो कि ये भारत क्या है, इस भारत की समस्याएं क्या है, ये भारत दिखता कैसा है वास्तविकता में। ना ही सिर्फ गांधी उस वक्त के कांग्रेस के एक और बड़े नेता गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना यहां तक बोलते थे कि अगर मैं मुस्लिमों का गोखले बन पाया तो मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक समझूंगा। और ये तारीफ दोनों तरफ से था। गोखले भी बोलते थे कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा पैरोकार है। अब मैं आपको उस आखिरी वाक्य की तरफ ले चलता हूं। गोखले का मृत्यु हो चुका था और उस मृत शरीर के सामने गोखले के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी और उनके मित्र बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि ये देखो, ये भारत का रत्न सो रहा है, भारतवासियों इनका अनुकरण करें। जब गांधी से पूछा गया था कि गोखले कैसे थे तो गांधी बोलते हैं बड़े ही शानदार किस्म के व्यक्ति थे जिनका दिल काफी मासूम बच्चे की तरह, लेकिन जिनका साहस एक शेर के दहाड़ की तरह। आज गोखले की बात मैं क्यों उठा रहा हूं? आज मैं गोखले की बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि समाज में वो दौर चल रहा है जहां कि लोगों के राजनीतिक मतभेद या वैचारिक मतभेद आपस में दुश्मनी का रूप ले बैठते हैं। अगर आप सबों का उद्देश्य देश का विकास है, देश का सामर्थ्य है, तो कभी भी आपके मतभेद मनभेद में नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि उद्देश्य तो एक ही है, भले ही प्राप्त करने का रास्ता अलग हो।